कंसोलिडेशन में हमने ये देखा था कि एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर इन्वेस्टी कंपनी का कुछ होल्ड करता है, कंट्रोल करता है। तो हम वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी पेरेंट को बनानी होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टर यानी जो पेरेंट है, जो कंट्रोलर है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है? बेहतरीन। डेबिट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कंसिडरेशन या इन्वेस्टमेंट इन एसेट। तो ये एसेट कौन सा होता है? दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है और इन्वेस्टी यानी सब्सिडरी के लिए ऑर्डरी शेयर्स यानी इक्विटी है। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में पेरेंट अपने पास दिखाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और इन्वेस्टी के स्टेटमेंट्स में इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आता है? सब्सिडरी की स्टेटमेंट्स में इस बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या इंपैक्ट आता है? सब्सिडरी की स्टेटमेंट्स में इस बिजनेस कॉम्बिनेशन की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि पेरेंट जो टेक ओवर करता है सब्सिडरी को, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी। तो सब्सिडरी ने पहले ही अपने ऑर्डरी शेयर्स जो इशू किए हुए थे, जो कि पहले ही उसके शेयर होल्डर्स के पास हैं, अब के बाद पेरेंट ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो उसके शेयर होल्डर से ही लिए हैं। तो सब्सिडरी की स्टेटमेंट्स में इसका कोई भी इंपैक्ट होता नहीं है। अब बात आती है कि जब पेरेंट अपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो उसके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिख रही थी, तो वो अब दिखाएगा कि मैंने उस सब्सिडरी के शेयर्स कितने में बेचे और उसमें से माइनस किया जाएगा कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस तरह हम कोई भी नॉन करेंट एसेट बेचते हैं, तो कितने में बेचा और उसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी? बैलेंस आएगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। नॉर्मली ग्रुप डिस्पोजल के लेवल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। लाइक नंबर 1, फुल डिस्पोजल। फुल डिस्पोजल का मकसद
कि इन्वेस्टर के पास जितने भी शेयर्स थे वो तमाम शेयर्स उसने बेच दिए। तो पहला केस है फुल डिस्पोजल का कि इन्वेस्टर ने तमाम के तमाम तरह शेयर्स बेच दिए। और दूसरा पार्ट आता है पार्ट डिस्पोजल का। पार्ट डिस्पोजल में ऐसा मुमकिन है कि पहले आपके पास इतने शेयर्स थे कि इन्वेस्टी कंपनी आपके लिए सब्सिडरी थी और आपने इतने शेयर्स बेचे कि आपके पास इन्फ्लुएंस अभी भी रह गया। लेट्स अज्यूम आपके पास 80% होल्ड था पहले और आपने उसमें से 50% होल्डिंग बेच दी, बाकी आपके पास 30% शेयर्स रह गए। तो पहले इन्वेस्टी कंपनी आपके पास सब्सिडरी का दर्जा रख रही थी और अब उसका दर्जा एसोसिएट का रह गया। सिमिलरली दूसरा केस कि अगर पहले हमारे पास इतने शेयर्स थे कि वो हमारी सब्सिडरी थी और अब महज एक फाइनेंशियल एसेट ही रह गया। लेट्स से पहले हमारे पास 80% शेयर्स थे और अब हमारे पास सिर्फ 15% शेयर्स हैं, यानी वो IFRS 3 से निकल के IFRS 9 में चला जाएगा। और तीसरा केस आता है कि पहले हमारी सब्सिडरी थी लेकिन होल्ड इतना बेचा कि कंट्रोल लूज नहीं हुआ और अभी भी वो हमारी सब्सिडरी ही है। लेट्स से पहले हमारे पास 80% शेयर्स थे, अब हमारे पास बिलफर 60% शेयर्स हैं। तो कंट्रोल तो 80% पे भी हमारे पास, 60% पे भी हमारे पास। लेकिन एक पॉइंट इसमें नोट करने जैसी है कि पार्ट डिस्पोजल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फुल डिस्पोजल है कि जब पेरेंट ने अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग बेच दी तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में शो क्या किया जाएगा कि आपके बैलेंस शीट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे दिख रही थी और आपने उसको कितने में बेचा। जो डिफरेंस है दैट इज गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो एक हो गया इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का और दूसरी बात है ग्रुप स्टेटमेंट्स की। ग्रुप स्टेटमेंट्स का केस क्या बनेगा कि हम एक्ट कर रहे होंगे एज सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट क्या रिपोर्टिंग करता है, हम सब्सिडरी को अपने ग्रुप का हिस्सा दिखाते हैं। एसेट्स को हम क्या करते हैं,
100% कंसोलिडेट करते हैं, लायबिलिटी क्या करते हैं, 100% कंसोलिडेट करते हैं। उसके अलावा एक नया एसेट हम दिखाते हैं जो कि गुडविल होता है, और गुडविल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में दिखाया जाता है, इंडिविजुअल में नहीं दिखाया जाता। इसी तरीके से हम अपनी स्टेटमेंट्स में एक नया इक्विटी अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एनसीआई, और एनसीआई को भी हम अपनी स्टेटमेंट्स में ग्रुप स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट करते हैं। जबकि सब्सिडरी के स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट आता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब्सिडरी के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब होता क्या है कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स जो उसके पास थे वो तमाम के तमाम तरह शेयर्स बेच दिए हैं, और अगर सब्सिडरी के पास कुल जहान में सिर्फ यही एक सब्सिडरी थी, पेरेंट के पास कुल जहान में सिर्फ यही एक सब्सिडरी थी, तो अब क्या होगा? आपकी जजमेंट क्या कहती है कि अगर पेरेंट के पास किसी कंपनी के शेयर्स थे जिसकी वजह से पेरेंट के पास उसका कंट्रोल था और पेरेंट ने उसके तमाम तरह शेयर्स बेच दिए, और पेरेंट के पास इसके अलावा कोई सब्सिडरी है भी नहीं, तो अब पेरेंट के ग्रुप स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? करेक्ट, सब्सिडरी को डिरिकॉग्नाइज करेंगे, अन्यथा तो पीछे अब ना गुडविल आएगी ना एनसीआई आएगा। अब तो क्या कहें, अब तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी ही नहीं ना। तो इंपैक्ट सिर्फ हमें किसका दिखाना है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का। जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा केस, कि अगर पेरेंट के पास इसके अलावा भी सब्सिडरीज हैं तो क्या इंपैक्ट होगा? अभी भी पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है,
लेकिन इस सब्सिडरी को अब आप अपने साथ नहीं दिखा सकते। अब देखिए हम करेंगे क्या, डेबिट करेंगे वो कैश और बैंक या कंसिडरेशन जितने में आपने सब्सिडरी के शेयर्स बेचे हैं। उसके अलावा आपने अपनी स्टेटमेंट्स में इसका एनसीआई दिखाया हुआ था, वो एनसीआई भी अब आप निकाल दो। आपने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर इस सब्सिडरी की गुडविल दिखाई हुई होगी। जब सब्सिडरी नहीं है तो उसकी गुडविल भी नहीं दिखाई जा सकती। अपने एसेट्स में से उसके एसेट्स निकाल दो और अपनी लायबिलिटी में से उसकी लायबिलिटीज निकाल दो। तो हम यहां पे क्रेडिट कर देते हैं डायरेक्टली नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। हमारे एसेट्स में से उसके एसेट्स क्रेडिट होंगे, हमारे लायबिलिटीज में से उसकी लायबिलिटीज डेबिट होंगी। तो हमने डायरेक्टली रख दिया यहां पे नेट एसेट्स का अमाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आई तो ये बनेगा लॉस ऑन डिस्पोजल। लेकिन ये लॉस कहां दिखाया जाएगा, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाएगा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया जाएगा। अगर के बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड पे तो ये बनेगा गेन ऑन डिस्पोजल। और ये भी कहां दिखाया जाएगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सब्सिडरी के जाने के बाद बनाई ही क्यों जाएगी? अगर कंपनी के पास कोई और सब्सिडरीज हैं तो, अगर कंपनी के पास सिर्फ कुल जहान में यही एक सब्सिडरी थी तो अब तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का कोई जवाब ही नहीं रह जाता। किसी को कंफ्यूजन है? ओके, तो एग्जांपल लेते हैं।
तो हमने गुडविल कितनी रिकॉर्ड की हुई होगी? पेरेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट है 9 मिलियन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 2 मिलियन, and fair value of net assets was 8.5 million. तो गुडविल हमने रिकॉर्ड की होगी 2.5 मिलियन। अगर डिस्पोजल से पहले कभी कुछ गुडविल इंपेयर हो जाती है तो वो तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस में चार्ज्ड है। अगर नहीं, जो भी अनइम्पेयर्ड गुडविल बच गई है वो हम शो करेंगे डिस्पोजल के टाइम पे, उड़ाएंगे डिस्पोजल के टाइम पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना रिकॉर्डेड होगा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एनसीआई फेयर वैल्यू 2 मिलियन थी, डिस्पोजल पे नेट एसेट्स की वैल्यू 10 मिलियन है, और एक्विजिशन पे नेट एसेट्स की वैल्यू 8.5 मिलियन थी। तो पोस्ट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी आ गई, और उसमें एनसीआई का हिस्सा 25%। तो डेट ऑफ डिस्पोजल पे हम एनसीआई कितना रिपोर्ट कर रहे होंगे? कितना आंसर आ रहा है? 3875। अब जब हम सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे कैश और बैंक। कितने में बेचा है? 10,200,000 में। डेबिट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 3875। क्रेडिट करेंगे अनइम्पेयर्ड गुडविल। गुडविल हमारे पास रिकॉर्डेड है 2500 पे। फिर हमारे एसेट्स में से उसके एसेट्स और हमारे लायबिलिटीज में से उसकी लायबिलिटीज निकालेंगे, यानी डायरेक्टली हम क्रेडिट मार देते हैं उसके नेट एसेट्स को। द रेट ऑफ डिस्पोजल उसके नेट एसेट्स की वैल्यू 10 मिलियन है, डिफरेंस प्रोबेबली क्रेडिट साइड पे आ रहा है। क्रेडिट पे डिफरेंस का मकसद इट इज गेन ऑन डिस्पोजल। कितना डिफरेंस आ रहा है?
1575। ये हमारा ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कहलाएगा। अगर यही चीज हम इंडिविजुअल अकाउंट्स में देखें, कि हमने बेचा है, सब्सिडी को बेचा है 10,200,000 में, ये रखा हुआ होगा, तो हमने इसको खरीदा था 9 मिलियन में। इसके अलावा 2 सालों में इसकी फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस आए होंगे वो हम ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके गए होंगे। लेकिन एक एग्जेम्पशन अलाउड है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कॉस्ट पे रख सकते हैं। तो इसमें अगर हम रखते हैं कि हमने इसको अपनी कॉस्ट पे ही रखा हुआ था, तो इसका मकसद ये कब से 9 मिलियन पे ही पड़ी हुई है। तो 9 मिलियन में खरीदे गए शेयर्स अगर 10,200,000 में बेचे जाएं तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? ये वाला गेन कहां दिखाया जाएगा? ये दिखाया जाएगा पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो दोनों की कैलकुलेशन में फर्क है। तो डिस्पोजल्स का ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट आएगा? जो सब्सिडरी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। हम क्या करेंगे, जिस दिन हमने उसको बेचा और जिस दिन हमने उसको खरीदा था, जो भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं वो हम अपनी ग्रुप रिटर्निंग्स में शो करेंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने जिस दिन खरीदा था तब नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 8.5 थी और जिस दिन बेचा है उस दिन 10 थी। तो हमारी सब्सिडरी बनने के बाद डिस्पोज होने तक उसके नेट एसेट्स में 1.5 मिलियन का
चेंज आया जिसमें हमारा हिस्सा कितना है 75%। तो अब ना अपने एसेट्स में उसके एसेट्स आएंगे, ना अपने लायबिलिटीज में उसकी लायबिलिटीज आएंगी, ना उसकी गुडविल हमारी गुडविल में आएगी, ना उसका एनसीआई हमारे एनसीआई में आएगा। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में उसने नेट एसेट्स में जो भी कमाया या गंवाया उसका नफा या नुकसान हमें ही मिलेगा। तो 15 लाख का 75% कितना बनेगा? 11,25,000। ये हम शो करेंगे अपनी रिटेन अर्निंग्स के अंदर। बाकी इस सब्सिडरी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा? जब हम इस साल की स्टेटमेंट बनाएंगे तो साल की शुरुआत से लेकर टिल डेट ऑफ डिस्पोजल हम इनको करेंगे टाइम अपोर्शन। तो इस साल सब्सिडरी का रेवेन्यू बिलफर्स 6 मिलियन है और हमें सब्सिडरी डिस्पोज किए हुए 3 महीने हुए हैं। तो आउट ऑफ 12 मंथ्स 9 मंथ्स का रेवेन्यू तो हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है। तो जो भी उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगी वो तो 12 महीने की होगी। लेकिन 12 महीने में से जितना अरसा सब्सिडरी हमारे पास रही है उसको हम बाकायदा टाइम अपोर्शन करेंगे। इसको हम रेफर करेंगे एज मिड ईयर डिस्पोजल। जिस तरह एक वर्ड हम पढ़ते हैं मिड ईयर एक्विजिशन, यह है मिड ईयर डिस्पोजल। कि अगर आपने सब्सिडरी को साल खत्म होने से पहले बेच दिया तो जितना भी 6-8 महीने सब्सिडरी आपके पास रही थी, इनकम स्टेटमेंट के तमाम तरह आइटम्स टाइम अपोर्शन करके अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में शो किए जाएंगे। उसके अलावा सब्सिडरी को बेचने में ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गेन या लॉस हुआ ऑन डिस्पोजल वो भी रिपोर्ट किया जाएगा। हमने जिस चीज को डबल एंट्री में बनाया था, बुक ने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये इसने बता दिया, वो हमें पहले ही आता है। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, नॉर्मली हमेशा गिवन होगा। एनसीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सारी चीजें हमें पता है। ओके, ये एग्जांपल देख लेते हैं। रॉक लिमिटेड acquired a 70% investment in dog for $2,000 2 years ago. It is group policy to measure NCI at fair value at the date of acquisition
The fair value of non-controlling interest in dog at the date of acquisition was $800,000. Sorry, 800,000 only. And the fair value of dog's net assets was 1.9 million. The goodwill has not been impaired. Rock disposed of all its share in dog for sale proceeds of 3 million. The fair value of dog's net assets at the date of disposal was 2.4 million. पहले आप मुझे बताएं कि गुडविल कितनी है? 950. अच्छा, गुडविल आपने बता दी मुझे. 2000 हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे पे किए थे, प्लस 800 हमारी एनसीआई की फेयर वैल्यू थी. ये हो गया 2800 माइनस किया हमने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट वाज 1900. तो 900 की गुडविल है. उसके अलावा एनसीआई जिस दिन हमने एक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू 800 थी. नेट एसेट्स 1900 से 2400 पे आ गए हैं. तो पोस्ट एक्विजिशन टिल डिस्पोजल में इसमें 500 का इजाफा हुआ है. 70% अगर हमारे पास है तो 30% एनसीआई का है. 500 का 30% 150, 800 प्लस 150 बना 950 फेयर. अब हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं. तो इसने पूछा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल दैट विल बी रिकॉर्डेड इन रॉक्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. तो हमने खरीदा कितने में था? 2000 में. बेचा कितने में है? 3000 में. तो 3000 में 2000 की खरीदी हुई चीज 3000 में बेची तो गेन कितना हो गया? 1000 का. कभी कभार इसमें आपको सीजीटी भी दे सकता है, कैपिटल गेन टैक्स, कि जितना आपने प्रॉफिट किया होगा उस पे 20% या 25% कुछ भी अमाउंट होगा जो कि टैक्स पे हो जाएगा. तो एक हो जाएगा बिफोर टैक्स गेन और एक हो जाएगा आफ्टर टैक्स गेन. ठीक है, इसमें टैक्स का इश्यू नहीं है. तो सिंपली आपको 1 मिलियन यानी 1000 का फायदा हुआ है इंडिविजुअल में. अब आप मुझे बताओ कि ग्रुप में आपको कितना गेन या लॉस हुआ है? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कितना गेन या लॉस शो करोगे? इसका गेन या लॉस हम कैसे दिखाएंगे? डेबिट कर दिया कैश या बैंक. सेल हमने कितने में किया था? 3000 में. डेबिट किया एनसीआई. एनसीआई की आपने मुझे वैल्यू बताई 950. क्रेडिट किए उसके नेट एसेट्स. नेट एसेट्स की इसने वैल्यू बताई थी 2400. उसके अलावा क्रेडिट किया गुडविल. गुडविल आप लोगों ने कैलकुलेट की थी 900. डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट पे. तो क्रेडिट का डिफरेंस मतलब यह आ गया गेन ऑन डिस्पोजल. 650 है. ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? अगले में क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 20x9 आर एज फॉलोज. एक कंपनी है खटमंडू. खटमंडू एक है नेपाल. खटमंडू का रेवेन्यू बताया, नेपाल का रेवेन्यू बताया, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट. ये हो गया पूरे साल का. On 1st January 20x5
Kathmandu acquired 70% of shares of Nepal for 100,000. देखिए हमारा ईयर एंड अभी क्या चल रहा है, दिसंबर X9. ये करीबन आज से 4 साल पुरानी बात है या 5 साल, 4 साल, X5, X6, X7, X8, X9. ओके, 5 साल पूरे हो गए. हमने खरीदे थे $1,00,000 में. When fair value of Nepal's net assets was 110. Nepal has equity capital of 50,000. At the date, the fair value of non-controlling interest was 40,000. It is group's policy to measure the NCI at fair value at the date of acquisition. Nepal paid $10,000 dividend on 31 March, यानी इस साल, and Nepal had retained earnings of 80,000 on 1st January X9. इस साल की beginning में बता रहा है. Goodwill has not been impaired. Prepare the group statement of profit loss for the year ended 31st December X9 for Kathmandu. Group on the basis of Kathmandu sold its holding in Nepal on 1st July, यानी आज से 6 महीने पहले, for $200,000. This disposal is not yet recognized in any way in Kathmandu's statement of profit loss. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या इंपैक्ट आएगा. पहली बात तो नेपाल की जितनी भी चीजें हैं हम उसको टाइम अपोर्शन करेंगे 6 महीने का. 4.5 लाख में 6 महीने हमारे हैं पहले वाले. ऑपरेटिंग कॉस्ट में 6 महीने पहले हैं हमारे पहले वाले. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम तो इसकी है नहीं, लेकिन 8,000 की इनकम है काठमांडू के पास. जबकि इस साल नेपाल ने कितने डिविडेंड्स दिए थे, 10,000, और काठमांडू ने कितने शेयर्स खरीदे हुए नेपाल के, 70%. तो 10,000 का 70%, 7,000 का डिविडेंड तो काठमांडू को मिला होगा. और ये इंट्रा ग्रुप इनकम हो गई. 8,000 में से 7,000 हम काट देंगे. उसके अलावा आप गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जिसके लिए पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. उसके अलावा आपको एनसीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा. और ये कह रहा है कि गुडविल इंपेयर नहीं हुई है, तो पहले आप मुझे इसकी गुडविल निकाल के दे दें. 1 लाख में खरीदा है, एनसीआई की फेयर वैल्यू 40,000 है, इसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 110 है. गुडविल कितनी हुई? ठीक है, तो 1 लाख प्लस 40,000 और माइनस 110, 30,000 की गुडविल. ठीक हो गया. उसके अलावा एनसीआई निकालते हैं. एनसीआई की ओपनिंग वैल्यू तो 40,000 है ही. शेयर कैपिटल कितना है? 50,000 का, प्लस नेपाल की रिटेन अर्निंग्स 1 जनवरी पे कितनी है? 80,000. तो 1 जनवरी पे नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी नेपाल की? 80,000 प्लस 50,000, 130. फिर 6 महीने में नेपाल ने कितना प्रॉफिट किया है? पूरे साल का प्रॉफिट है 36,000. तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 18,000. अब हम इसके नेट एसेट्स को टोटल करते हैं. इक्विटी कैपिटल 50,000 प्लस 80,000 की रिटेन अर्निंग्स थी, प्लस 18,000 का प्रॉफिट, माइनस 10,000 का डिविडेंड. तो बताए 1 जुलाई पे या 30 जून पे नेपाल की नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? $1,38,000. ठीक है, सीम्स गुड. 50 प्लस 80 माइनस 10 प्लस 18, 1,38,000 माइनस जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन पे उसके नेट एसेट्स की वैल्यू थी 1,10,000. तो हमारी सब्सिडरी बनने के बाद अप टू डिस्पोजल उसके नेट एसेट्स में कितना चेंज आया है? इट इज 138 माइनस 110, 28,000. 28,000 में से एनसीआई को कितना देंगे?
30%, 28,000 का 30% कितना बनेगा? 8,400 प्लस एनसीआई की वैसे ही फेयर वैल्यू कितनी थी? 40,000। तो एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी आ जाएगी? 48,400। ट्रू। अब इसको हम निकालना शुरू करते हैं। डेबिट करते हैं हमने जितने में इसको बेचा है, रिक्वायरमेंट में बताया कि हमने बेचा है 2 लाख का। डेबिट एनसीआई, एनसीआई आपने कैलकुलेट किया 48,400 का। क्रेडिट गुडविल, गुडविल आप लोगों ने मुझे कितनी बताई थी? 9,000, सॉरी 30,000 बताई थी शायद, 30,000। और क्रेडिट करते हैं नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। तो जिस दिन डिस्पोज किया उस दिन नेट एसेट्स की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की थी? 138,000। डिफरेंस किस तरफ है? और कितना है? $80,400। तो अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो काठमांडू का रेवेन्यू पूरा आएगा, नेपाल के 4.5 लाख को आधा करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट काठमांडू की 4.5 लाख पूरी आएगी और 4 लाख नेपाल की कॉस्ट को आधा करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम 8,000 में से 7,000 तो इंट्रा ग्रुप है, 1,000 रहने देंगे। इनकम टैक्स 14,000 को आधा करेंगे, 7,000, काठमांडू के 40 पूरे आएंगे। ये बन जाएगी हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और उसमें फिर एक एक्स्ट्रा आइटम रखेंगे, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नेपाल, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 80,400। फिर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट एंड नेपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को के ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आगे ये बात बता रहा है कि अगर कोई सब्सिडरी अभी तक आपने बेची नहीं है, सेल नहीं की है, लेकिन आपने उससे IFRS 15 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन मीट करवा दी है। तो हम IFRS 5 में पढ़ चुके थे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। तो इसको आप शो करोगे एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 5। हालांकि उसको अभी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ नहीं होगा बेचने पर, लेकिन अब आप सब्सिडरी को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आप या तो उसकी स्टेटमेंट को सेपरेटली शो करेंगे या फिर सिंगल लाइन दिखाएंगे, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। दैट्स इट। ग्रुप अकाउंट्स हमारे पास इतना ही है। वैसे इसकी जो एक्चुअल कवरेज है वो SBR के अंदर यानी P2 के अंदर है।